सालों से महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए गंगा स्नान करने आते हैं। लेकिन इस बार का कुंभ मेला एक भयानक त्रासदी की गवाही देने वाला था। एक भगदड़ जिसने हजारों लोगों की जिंदगी निगल ली। सुबह का वक्त था। संगम तट पर गंगा आरती के बाद लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आगे बढ़े। तभी किसी ने अफवाह फैला दी, पुल टूट रहा है, भागो। लोगों में अफरातफरी मच गई। हजारों लोग एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की कराहट और महिलाओं की दहशत भरी चीखें आसमान चीर रही थी। कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी के रहने वाले 13 सदस्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए 26 जनवरी 2025 को वहां से चलते हैं। जब वे यहां पहुंचते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य मौनी अमावस्या पर स्नान करना होता है। इन्हीं सदस्यों में एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से उसने लोगों को संदेश दिया, हम कुंभ मेले में हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए संभव हो तो आने से बचें। हालांकि यदि आप आना चाहते हैं तो कृपया सावधानी बरतें और एक दूसरे का हाथ थामें। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। इसके वायरल होने की एक बड़ी वजह थी मेघा, जिसकी उम्र 24 साल थी। वह महाकुंभ की भगदड़ में मारी जाती है। न केवल मेघा बल्कि उसके साथ आए 13 सदस्यों में से उसकी मां ज्योति, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, भी इस भगदड़ की चपेट में आ जाती है। ये खबर सोशल मीडिया पर इसलिए और तेजी से फैलती है क्योंकि कुछ ही समय पहले मेघा ने सावधानी बरतने का संदेश दिया था। जब कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि कर्नाटक के 4 लोग इस भगदड़ में मारे गए हैं, तो उन लोगों के पार्थिव शरीर लाने के लिए अधिकारियों को विशेष विमान की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन ये त्रासदी केवल संगम तट तक सीमित नहीं थी। प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर संगम तट की भगदड़ की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन झूसी की घटना से लोग अनजान थे। एक पत्रकार जब संयोगवश झूसी पहुंचता है तो ये मामला भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि झूसी में आखिर क्या हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी और आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान घटी है। महाकुंभ में झूसी में हल्दीराम कंपनी का एक स्टॉल लगा हुआ था। इस स्टॉल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया। जब इसका एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तो इसकी खबर ललन टॉप के एक पत्रकार को मिलती है। चूंकि ये पत्रकार प्रयागराज से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्होंने इस स्टॉल को खोजने में थोड़ा समय लगाया। आखिरकार 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे के आसपास वो हल्दीराम के इस स्टॉल तक पहुंच जाते हैं। ये स्टॉल किसी सामान्य दुकान से भी बड़ा था। जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेसीबी मशीन के माध्यम से कुछ मजदूर और पुलिसकर्मी मलबा साफ करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे तो कुछ वहां से आ जा रहे थे। जेसीबी मशीन के माध्यम से वहां बिखरे हुए चप्पल, शॉल, कपड़े, बैग आदि को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिट्टी के टीले को समेटने का काम हो रहा हो। हजारों की संख्या में बिखरी चप्पलें इस त्रासदी की भयावहता को बयां कर रही थी। यहाँ आपके दिए गए पाठ में केवल आवश्यक स्थानों पर उचित विराम चिन्ह जोड़े गए हैं, बाकी सामग्री यथावत रखी गई है। हजारों की संख्या में कपड़े थे, हजारों की संख्या में सामान था। उसे मलबे को ट्रैक्टर डोली में भर रहे थे, ट्रक भर रहे थे। तभी पत्रकार ने पूछा, भैया यहाँ कब से भर रहे हो? तो उसने कहा, शाम 6 बजे से लगे हैं। 7-8 ट्रॉली यहाँ से इस तरह से जो सामान है वह यहाँ से भेज चुके हैं। जैसे ही पत्रकार ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि लोगों को तो लग रहा था कि संगम तट पर ही हादसा हुआ है,
लेकिन यहाँ तो शायद उससे भी बड़ा हादसा था, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों के जो सामान थे वे यहीं पर छूट गए थे। उन्हें ढोने, ले जाने और रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा था। जगह जगह कैंटर खड़े हुए थे और उनमें सामान भरा जा रहा था। आखिरकार जो नजर पड़ती है वह पास में एक चौकी पर पड़ती है। भीड़ की वजह से चौकी तहस-नहस हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ उसके अवशेष ही बचे थे, बाकी चौकी वहाँ रही नहीं थी। लेकिन ठीक उसके बराबर में हल्दीराम का स्टॉल था। हल्दीराम के स्टॉल के पास जैसे ही पत्रकार पहुँचते हैं तो वहाँ एक लड़की, जिसका नाम नेहा ओझा होता है, पत्रकार को देखते ही भड़क जाती है। वह कहती है, तुम्हें यहाँ पहुँचने में इतना वक्त लगा? पत्रकार ने माफी मांगते हुए कहा, बहन, हमें माफ कर देना, हमें जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी मिली मैं अकेला ही यहाँ पहुँच पाया हूँ। अगर भारतवर्ष की बात करें तो तमाम मीडिया चैनल है, तमाम अखबार है, तमाम सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन महज एक पत्रकार जो ललन टॉप के थे इस घटना को कवर करने पहुँचे। उन्हें भी 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 12 बजे का समय हो जाता है, यानी इस घटना के 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। पहली घटना जनवरी के 28 से 29 की रात को हुई थी और जब ये पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो घटना के लगभग 24 घंटे बीत चुके होते हैं। वहां जाकर उन्होंने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की। लड़की गुस्से में थी। पत्रकार ने पूछा, यहाँ हुआ क्या था? तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? लड़की ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि 29 जनवरी 2025 की सुबह 4 बजे से 8 बजे तक जबरदस्त भगदड़ थी। वहां महज 2 पुलिस वाले थे। लोगों की भीड़ चारों तरफ से रास्ते बंद कर चुकी थी। लोग एक जगह फंस गए थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। हमारे स्टॉल के पास भी कुछ लोग आ गए थे। कई लोग तो हमारे स्टॉल के अंदर भी घुस गए थे। लगभग 6 लोगों की गिनती मैंने खुद की थी, जो हमारे स्टॉल के अंदर ही मर चुके थे। बाकी कई लोग घायल थे। मैं किसी को पानी पिला रही थी, किसी को कुछ खिला रही थी, लेकिन ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की थी, हमारी नहीं। लड़की रोते हुए कहने लगी, मेरे गले में 8,000 रुपए थे, वो भी किसी ने चोरी कर लिए हैं। कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और सामान यहाँ छूट गए हैं। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। इसी बीच उसके स्टॉल का मालिक भी मौके पर पहुंच जाता है। वह आकर कहता है, साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। संगम तट का हादसा अलग है और ये झूसी का हादसा बिल्कुल अलग। यहाँ कम से कम 24 से 25 लोग तो मारे ही गए होंगे, न जाने कितने लोग घायल हुए होंगे। आखिर इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है? इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही? जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो आम लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। हमारी दुकान पूरी तरह से उजड़ चुकी है। अब ये सामान वापस कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? इस तरह की बातें करते करते कभी लड़की रोने लगती थी तो कभी स्टॉल का मालिक। लड़की की आवाज पूरी तरह से बैठ चुकी थी। तभी लड़की ने कहा, मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे एक जॉब का ऑफर मिला था। ये कुछ दिनों की पार्ट टाइम जॉब थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर कुछ पैसे कमा लूंगी, लेकिन अब मेरे 8,000 रुपए जो मेरे गले में थे चोरी हो चुके हैं। आपके पाठ में केवल आवश्यक स्थानों पर उचित विराम चिन्ह जोड़े गए हैं, बाकी सामग्री यथावत रखी गई है। आखिरकार वह कैसे पैसे का इंतजाम करेगी, कैसे नहीं करेगी? इस तरह की बातें बताते बताते जाहिर सी बात है वह परेशान होने लगती है। लेकिन जो इलाका था, जो जगह थी जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के सामान, चप्पल, शॉल, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उन्हें जल्दी जल्दी साफ करने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसी पत्रकार की नजर न पड़े। लेकिन लल्लन टॉप के पत्रकार की नजर पड़ी और जब वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो इसे लाखों लोगों ने देखा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ होगा और कितने लोग इस हादसे में मारे गए होंगे। साथ ही
जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चल रहा था, तभी एक पत्रकार और आगे बढ़ता है। झूसी थाना क्षेत्र का ही इलाका है। दिल्ली से आई संजना देवी और उसकी एक बहन थी, लेकिन बहन उससे मिल नहीं पा रही थी। वह अपनी बहन से 100 मीटर दूर थी और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे अच्छा खासा वक्त लग जाता है। उसे पहुंचने में देरी होती है और इसी दौरान वह लड़की रोने लगती है। आखिरकार वह अपनी बहन तक पहुंच तो जाती है, लेकिन 2 दिन से वह अपनी माँ को ढूंढ रही थी। दोनों बहनें माँ को नहीं ढूंढ पाती और माँ को याद कर उसके बारे में सोचकर रोने लगती है। जब पत्रकार ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो लड़की ने कहा, मेरा नाम संजना है और मेरी माँ क्रांति देवी है, जो 2 दिन से लापता है। हमने कुछ भी नहीं खाया है। हम बहुत परेशान हैं। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं कि 14 नंबर पुल पर चले जाओ और अगर वहाँ नहीं मिले तो 18 नंबर पर चले जाओ। एक भी दूरी पार करना कितना मुश्किल काम है। जब ये हादसा रात में हुआ था, यानी कि सुबह के वक्त जब भगदड़ मची थी, तो मैं उसकी शायद चश्मदीद गवाह थी। जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे, तब हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहां से निकलें, कहां जाएं। लाखों लोग एक साथ जब चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे क्या हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देते हैं। इस तरह की बातें वह कर रही थी, लेकिन तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और सरकार का बचाव करना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं, जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कोई जानबूझकर हादसा नहीं करेगा। ये हादसा अचानक हुआ है और इसकी जांच हो रही है। जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाएगा। इसी बीच गोरखपुर के उनवल वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 5 महिलाएं और 3 पुरुष 27 जनवरी की सुबह बोलेरो कार से सीधा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही 28 और 29 जनवरी की रात संगम तट पर स्नान के लिए जा रहे होते हैं, अचानक भगदड़ मच जाती है। इन 8 लोगों में से एक पुरुष जिसका नाम प्यारे निषाद था और एक महिला जिसका नाम नगीना देवी था, दोनों की भगदड़ में मौत हो जाती है। बाकी 6 सदस्य जब इस घटनाक्रम की सूचना अपने घर वालों को देते हैं तो घर में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही बिहार के गोपालगंज जिले के अलग अलग जगहों की 4 महिलाएं, क्रांति देवी, तारा देवी, सरस्वती देवी और शिवकली देवी, इस भगदड़ में मारी जाती है। शिवकली देवी की 4 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम छोटन था और दूसरे का नाम राहुल। राहुल बिहार में रहकर नौकरी करता था, जबकि छोटन पुणे में काम करता था। जब उन्हें पता चला कि उनकी मां इस हादसे में मारी जा चुकी हैं, तो दोनों ही बेटे अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए घर चले आते हैं। उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसी तरह की कहानी मऊ जिले की भी है। मऊ जिले का थाना कोपागंज है और वही एक गांव है फतेहपुर ताल। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम प्रभावती राजभर था, अपने पति लाला राजभर के साथ कुंभ में स्नान करने की योजना बनाती है। बेटी कहती है, माँ, मैं लगातार टीवी पर देख रही हूँ, मोबाइल पर देख रही हूँ, अखबारों में भी आ रहा है कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रभावती राजभर और लाला राजभर कहते हैं, गांव से कई सारे लोग जा रहे हैं, अगर हम भी चले जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। इसलिए वे अपनी बेटी को घर पर छोड़कर कुंभ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन 29 जनवरी की रात जब भगदड़ मचती है तो हादसा हो जाता है। आपके पाठ में केवल आवश्यक स्थानों पर उचित विराम चिन्ह जोड़े गए हैं, बाकी सामग्री यथावत रखी गई है। तो उसमें प्रभावती राजभर, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, वह उस भगदड़ में मारी जाती है और पति लापता हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए 29 जनवरी को भी पूरा दिन खोजबीन की गई और बताया जाता है कि शायद 30 जनवरी को भी वो नहीं मिले थे। जब इस बात की सूचना बेटी तक पहुंचती है तो वह मीडिया वालों के सामने रो रो कर यही बात बता रही थी कि उनके जाने से पहले उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई। माम पापा मत जाओ, लेकिन गांव के बाकी लोग जा रहे थे तो वे भी बाकी लोगों के साथ चले गए। गांव के जो बाकी लोग थे उन्होंने ये सूचना दी, तुम्हारी माँ मर चुकी है, पिता तुम्हारा लापता है।
उन्हें हम लेकर आ रहे हैं। इस तरह की बातें, चाहे लखनऊ की मंजू की कहानी हो। मंजू भी अपने पति त्रिभुवन नारायण के साथ गई थी, जो कि एक इंजीनियर बताए जाते हैं। इसी भगदड़ में मंजू देवी मारी जाती हैं, लेकिन त्रिभुवन घायल हो जाते हैं। बच्चों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की थी। माँ से कहा था, माँ, एक बेटा बेटी है, मत जाओ, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने जिद पकड़ ली और मंजू देवी भी इस हादसे का शिकार हो गई। ऐसे ही बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली राजरानी देवी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, उनका गांव 100 सुना होता है। इसी जिले यानी कि बिहार के औरंगाबाद जिले के गांव मनपुरिया से भी कई लोग इस आयोजन में गए थे। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो लोगों के सामने शायद कभी आ भी पाएंगी या नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महाकुंभ हादसा जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। हालांकि इस दर्द को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मरने वालों के आश्रित परिवारों को लगभग 2 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा, ताकि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। हालांकि किसी की मृत्यु से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने उनके जख्मों पर थोड़ा बहुत मलहम लगाने की कोशिश की है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। अलग अलग क्लिप सामने आ रही थी, चाहे वो डीएम की क्लिप हो, एसएसपी की हो, डीआईजी की हो या कमिश्नर की हो। इनमें एसएसपी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं मची है, जबकि डीआईजी को देर शाम यानी कि 29 जनवरी 2025 की देर शाम ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 की पहचान कर ली गई है और 90 लोग घायल हैं। एसएसपी के बयान और डीआईजी की घोषणा में एकदम विरोधाभास था। कमिश्नर भी कह रहे थे, जल्दी जल्दी उठो, जाकर स्नान करके आओ, भगदड़ मचने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ न कुछ होने वाला है। काश उन्होंने सही से इंतजाम किए होते। सरकार ने इस आयोजन में बड़ी संख्या में पैसा खर्च किया था, ताकि किसी भी श्रद्धालु या व्यक्ति को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। लेकिन बताया जाता है कि प्रशासन का ध्यान पूरी तरह से वीआईपी मेहमानों पर था। आम लोगों की सुरक्षा उनके खुद के भरोसे छोड़ दी गई थी। शायद यही वजह थी कि भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें, अपना ख्याल रखें। अगर महाकुंभ में जाएं, तो अपने साथियों के साथ रहें। कोशिश करें कि किसी भी तरह की अफवाह या भगदड़ जैसी स्थिति में किनारे पर जाने का प्रयास करें। हालांकि जब हादसे होते हैं तो वे रुकते भी नहीं हैं। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा, कोई होगा भी या नहीं, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दोस्तों, ये कुंभ का हादसा इंसान को हमेशा याद रहेगा। जिन्होंने अपने परिवार वालों को इस हादसे में खो दिया है, उनके दुख में हम भी शामिल हैं। हम उनका दर्द तो बांट नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं।